औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान फार्मास्यूटिक्स 1 फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर डोजेज फॉर्म का चैप्टर उसको हम पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म या पैरेंटल डोजेज फॉर्म, उसके बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर के दौरान उसके बारे में पढ़ा था। आज हम फर्दर जो है इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म के बारे में जिसको हम पैरेंटल डोजेज फॉर्म भी कहते हैं या सिंपली इंजेक्शंस भी कहा जाता है, उसकी हम फॉर्मुलेशन आज हम पढ़ लेते हैं कि इस एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा पैरेंटल डोजेज फॉर्म या इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म के अंदर कौन कौन से पॉसिबल फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स या एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पैरेंटल डोजेज फॉर्म। आया कि वो इंट्रावीनस इंजेक्टेबल्स के तौर पे बना रहे हैं हम, या इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस या अदर पैरेंटल रूट्स के अंदर जो हमने डोजेज फॉर्म पढ़ी थी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म जो हमने कहा था कि उसके अंदर हम ये स्टीराइल प्रोडक्ट होती है, इसके अंदर किसी भी तरह की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही इसमें किसी भी तरह की अदर कंटेमिनेशन लाइक डस्ट, थ्रेड या किसी तरह का भी कंटेमिनेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम या तो ड्रग को डिज़ोल्व करते हैं व्हीकल के अंदर, या हम उसको सस्पेंड करते हैं व्हीकल के अंदर, या उसको इमल्सिफाई करते हैं। तो और ज़्यादातर जो है इंट्रावीनस इंजेक्शंस या इन्फ्यूजन्स जो हैं उनके अंदर जो हम व्हीकल इस्तेमाल करते हैं वो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदर जो इंजेक्टेबल्स हैं लाइक इंट्रामस्कुलर या अदर इंजेक्टेबल्स जो हैं उनके केस में हम दूसरे व्हीकल्स भी इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑयली बेस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हीकल्स जो हैं ऐसा लिक्विड जिसके अंदर हम ड्रग को या तो हम डिज़ोल्व करते हैं या उसको हम सस्पेंड करते हैं या हम इमल्सिफाई करते हैं, उसको हम यहाँ पे व्हीकल कहते हैं या कह सकते हैं। द मोस्ट सूटेबल व्हीकल फॉर डिज़ोल्विंग और सस्पेंडिंग द मेडिकामेंट इज़ वाटर। ज़्यादातर मोस्टली जो है वाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए या उसको सस्पेंड करने के लिए या उसको इमल्सिफाई करने के लिए, इंजेक्टेबल्स के केस में भी और दूसरी डोजेज फॉर्म के केस में भी। लेकिन अगर हमारी मेडिकामेंट या ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ना हो सके या वो हाइड्रोफोबिक हो, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की वजह से या सस्पेंड या इमल्सिफाई करने की वजह से उसकी जो है वो ख़राब होने के ख़दशात होते हैं, या हम ऐसा इंजेक्टेबल बना रहे हैं जो कि हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे जो है वो हम बनाना चाहते हैं ताकि हम उसका इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म हासिल कर सकें, लंबे अरसे तक काफ़ी दिनों तक उसका इफ़ेक्ट हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हम जो है वो जिन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम ऑयली व्हीकल्स कहते हैं। ऑयली व्हीकल्स आर यूज्ड व्हेन मेडिकामेंट इज़ इनसॉल्युबल वाटर, कि जब हमारा मेडिकामेंट जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता, सॉल्युबल नहीं हो सकता, या प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें जो है वो ड्रग का इफ़ेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग चाहिए, ज़्यादा अरसे तक जो है वो हमें ड्रग का इफ़ेक्ट चाहिए है, तो हम फिर उस केस के अंदर हम ऑयली व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, सीसैम ऑयल और ओलिव ऑयल जो हैं, ये चंद ऐसे ऑयल्स हैं जिनको हम एज ए व्हीकल के तौर पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के अंदर हम या तो ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए या उसको सस्पेंड या इमल्सिफाई करने के लिए हम ये जो है वो इस्तेमाल करते हैं। व्हीकल के अलावा भी चंद ऐसे एक्सिपिएंट्स या फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इंजेक्टेबल्स के केस में। ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एक्सिपिएंट्स या फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं वो हर फार्मूलेशन के अंदर हो। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर जो है फार्मूलेशन और एक्टिव इंग्रेडिएंट के नेचर को सामने रखते हुए
केमिकल और फिज़िकल उसकी नेचर को सामने रखते हुए मुख्तलिफ जो है वो सब्सटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं एज ए एक्सीपिएंट्स के तौर पे। तो ये चंद ऐसे एक्सीपिएंट्स जो हैं जो मुख्तलिफ फार्मूलेशन के अंदर जो है वो पैरेंटल की डाले जाते हैं। नंबर 1 सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को उसकी इन्हांस करने के लिए चंद ऐसे जो है वो अज्जा डाले जाते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरह स्टेबलाइज़र्स, हर वो इंग्रेडिएंट जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्टेबिलिटी को इन्हांस कर देगा, आपकी फार्मूलेशन को इन्हांस कर देगा, उसको हम इसके अंदर डालते हैं। बफर्स जो हैं, पीएच जो है बहुत इफ़ेक्ट करती है किसी भी फार्मूलेशन की सॉल्युबिलिटी को, किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी को जो है वो बहुत असर अंदाज हो सकती है। तो उसकी पीएच को मेंटेन रखने के लिए भी हम बफर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पैरेंटल प्रोडक्ट जो है वो लंबे अरसे तक जो है उसके अंदर जो है वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो सके या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। इसी तरह हमने पढ़ा था कि एक जहाँ पे हमारी इन पैरेंटल प्रोडक्ट का स्टीराइल होना ज़रूरी है, जहाँ पे उसके अंदर किसी भी तरह की कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक रिक्वायरमेंट पड़ी थी कि हमारा जो पैरेंटल प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, जो इंजेक्टेबल हम बना रहे हैं, उसको हमारे जो बॉडी स्क्रीशंस हैं, ब्लड है और इस तरह की स्क्रीशंस हैं उसके साथ जो आइसोटोनिक होना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह फार्मूलेशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए, उस इंजेक्टेबल की फार्मूलेशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए हम आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सस्पेंशन या इमल्जन्स बनाने के लिए वेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह कलरिंग एजेंट्स जो हैं वो पैरेंटल प्रोडक्ट्स की या इंजेक्टेबल्स की फार्मूलेशन के अंदर जो है वो नहीं डाले जाते। अगर आपको कहीं पैरेंटल प्रोडक्ट्स या किसी भी इंजेक्टेबल का कलर नज़र आता है तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट का अपना कलर होगा या किसी भी एक्सीपिएंट का अपना कलर होगा। एडिशनल तौर पे कभी भी जो है वो पैरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर, इंजेक्टेबल्स के अंदर कलरिंग एजेंट हम नहीं डालते। तो फार्मूलेशन ऑफ पैरेंटल के बारे में हम सेकेंड ईयर के अंदर मज़ीद हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पैरेंटल के बारे में जो है हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स हैं जो कि पैरेंटल प्रोडक्ट को तैयार करते हुए जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। फिर मैं कहूँगा कि इनकी डिटेल जो है फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम सेकेंड ईयर के अंदर इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सब्जेक्ट के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम चंद जो है वो स्टेप्स को हम ओवरव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कंटेनर। तमाम ऐसे कंटेनर्स, तमाम ऐसे क्लोजर्स या तमाम ऐसे इक्विपमेंट जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स की तैयारी के अंदर या उसको फिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सबसे पहले उनको वॉश और उनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड जो स्टेप होगा, जो फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट, व्हीकल और अदर जो एक्सीपिएंट्स हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर ओवरव्यू किए, उनकी डिस्पेंसिंग जो है वो एज़ पर फार्मूलेशन, स्टैंडर्ड फार्मूलेशन जो उसकी डिस्पेंसिंग जो है वो की जाती है। देन जो डिस्पेंस मटेरियल्स हैं, तमाम फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है उनकी कंपाउंडिंग की जाती है, उनको आपस में मिक्स किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर फ़िल्ट्रेशन जो है व्हीकल या फार्मूलेशन जो आपने कंपाउंड की है उसको फ़िल्ट्रेशन की जाती है उसकी, ताकि उसके अंदर अगर कोई कंटेमिनेशन है, किसी भी तरह के पार्टिकल्स हैं तो वहाँ से जो है उसको हम फ़िल्टर आउट कर लेते हैं तमाम तरह की कंटेमिनेशन जो है। उसके बाद फिलिंग द प्रिपरेशन इन फाइनल कंटेनर्स, एम्प्यूल्स के अंदर फिल करना हो या वाइल्स के अंदर फिल करना हो या किसी भी तरह के कंटेनर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्राइमरी कंटेनर, उसके अंदर जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है, फार्मूलेशन है, जिसको कंपाउंड या मिक्स किया गया उसको फिल कर लिया जाता है और फिर उसको जो कंटेनर है उसको अच्छी तरह जो है वो सील कर दिया जाता है और फिर फाइनली जो है उसकी स्टरलाइजेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। स्टरलाइजेशन जो है
ऐसा अमल जिसके अंदर तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पायरोजन से उस प्रोडक्ट को फ्री किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो मेथड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन। उसके अंदर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, केमिकल स्टरलाइजेशन है, रेडिएशंस के ज़रिए स्टरलाइजेशन की जाती है, और भी चंद जो है वो मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के। वो जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो है वो नेचर को सामने रखते हुए, फॉर्मुलेशन को सामने रखते हुए वो जो है वो मेथड्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट को स्टरलाइज़ किया जा सके। फाइनली नेक्स्ट स्टेप के अंदर एवेलुएशन की जाती है। वो फ़िज़िकल एवेलुएशन भी हो सकती है, वो केमिकल एवेलुएशन भी हो सकती है। इन एवेलुएशन टेस्ट के अंदर ये परफॉर्म चेक किया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट स्टरलाइज़ हो चुकी है, उसके अंदर किसी भी तरह की कंटेमिनेशन तो नहीं है। ये तमाम स्ट्रिक्ट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, आपकी प्रोडक्ट को एवेलुएट करने के बाद, जब आपके प्रोडक्ट के अंदर इंश्योर कर लिया जाता है कि वो प्रोडक्ट स्टीराइल हो चुकी है, उसके अंदर किसी भी तरह की कंटेमिनेशन नहीं है, उसके अंदर किसी भी तरह के पायरोजेंस जो हैं वो शामिल नहीं हैं, और इसी तरह जो है उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं किसी भी तरह के शामिल नहीं हैं, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो आइसोटोनिक हो चुकी है विद द बॉडी फ्लूइड्स, तो उसको फिर जो है वो फाइनली उसको लेबलिंग की जाती है। उसके ऊपर जो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है उसके ऊपर लेबल्स लगाए जाते हैं, और उसके बाद उसको फाइनली पैक किया जाता है, और फिर जो है उसको फर्दर जो है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके जो है वो स्टोरेज का अमल परफॉर्म किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन पैरेंटल प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आफ्टर लेबलिंग एंड पैकेजिंग जो है उनको स्टरलाइज़ किया जाता है, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बिफ़ोर लेबलिंग एंड पैकेजिंग जो है उनको स्टरलाइज़ कर लिया जाता है। तो मुख्तलिफ जो है वो मेथड, फिर मैं दोहराऊँगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन, मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है ताकि आपकी प्रोडक्ट को स्टरलाइज़ किया जा सके। यहाँ तक हमारा जो है वो अब अबाउट इंजेक्टेबल्स या पैरेंटल डोजेज फॉर्म हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की जो है वो आपने समझ लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।